हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो विलेन के इस लेक्चर में अब आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर आदर्श तथा अनादर्श विलेन। ये टॉपिक जो है राउल्ट के नियम से संबंधित है, जो कि आपने पहले ही पढ़ा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए पर आदर्श विलेन क्या होता है, तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं कि ऐसे विलेन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर जो है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। याद रखिएगा, ऐसे विलेन जो प्रत्येक सांद्रता और प्रत्येक ताप पर जो है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें जो है आदर्श विलेन कहा जाता है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है परिभाषा में कि वे विलेन जो सांद्रता व ताप की विभिन्न पराशों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलेन कहलाते हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो आदर्श विलेन में आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br। इसके अलावा एथिल आयोडाइड यानी कि C2H5I। तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड के मिश्रण से जब हम लोग विलेन तैयार करेंगे तो वो विलेन कैसा होगा? आदर्श विलेन होगा। इसके अलावा बता सकते हैं बेंजीन और टॉलुइन, इसका जो यहाँ पर मिश्रण होगा यानी कि जो विलेन बनेगा वो भी क्या होगा? आदर्श विलेन होगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर बेंजीन और इसके अलावा टॉलुइन। तो बेंजीन और टॉलुइन का जो मिश्रण बनेगा, यहाँ पर जो विलेन बनेगा वो भी क्या होगा? आदर्श विलेन होगा। तो अब यहाँ पर आप आदर्श विलेन के लक्षण ध्यान दीजिए, यानी कि आदर्श विलेन के जो है कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण तो ये बताया गया कि ये जो है राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करने का तात्पर्य ये है, राउल्ट के नियम में आपको बताया गया था, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो द्रव हैं, तो उसमें जो द्रव ए होगा उसका आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो बराबर होता है PA0 यानी कि शुद्ध द्रव ए के वाष्प दाब के, और इनटू में होता है यहाँ पर मोल प्रभाज यानी कि द्रव ए का मोल प्रभाज, ये आपको बताया गया है। इसके अलावा अगर द्रव बी है तो वहाँ पर आप लिखते थे PB बराबर PB0, यहाँ पर हो जाएगा द्रव बी का मोल प्रभाज। इसके अलावा आपको बताया गया था यहाँ पर कुल वाष्प दाब विलेन का है, इसके लिए आपको बताया गया था PS बराबर PA प्लस PB। आप यहाँ पर जो है इसमें PA और PB के मान रख सकते हैं। तो ये आपको राउल्ट के नियम में बताया गया था। तो पहला लक्षण तो यही है कि ये जो है राउल्ट के नियम का पालन करता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेल्टा H इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये फिगर ध्यान दीजिए, इस फिगर में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक द्रव A है और दूसरा यहाँ पर ये मान लीजिए द्रव B है। अब इन दोनों द्रवों को जो है मिलाकर यहाँ पर एक विलेन बनाया गया है। ध्यान दीजिए, इस पात्र में यहाँ पर A और B को मिला दिया गया है, तो यहाँ पर ये एक नया विलेन बन गया है। तो यहाँ पर जब द्रव A और द्रव B को मिलाकर विलेन बनाया गया, तो इस विलेन के बनने में ना तो इसमें ऊष्मा निकलती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर जब द्रव A और द्रव B को यहाँ पर आपस में मिलाया जाएगा और विलेन तैयार किया जाएगा, तो विलेन के तैयार होने में ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है डेल्टा H इज इक्वल टू 0। इसका तात्पर्य ये है यहाँ पर कि ऊष्मा ना तो इसमें निकलेगी और ना ही यहाँ पर जो है ऊष्मा अवशोषित होगी। तो डेल्टा H का मतलब यहाँ पर ऊष्मा से है, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर विलेन के बनने में, यानी कि जब द्रव A और द्रव B को मिलाया जाता है और विलेन तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही ऊष्मा अवशोषित होती है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि डेल्टा H बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला लक्षण, अगला आप बता सकते हैं इसमें डेल्टा V बराबर 0। तो डेल्टा V बराबर 0 से मतलब यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर आयतन होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये द्रव A है और यहाँ पर ये द्रव B है, जब इसको मिलाकर विलेन बनाया जाएगा तो यहाँ पर जो है इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये आपको द्रव A दिया गया है, इसकी मात्रा मान लीजिए है 5 ml, और इसके अलावा ये द्रव B दिया गया है
इसकी मात्रा आप मान लीजिए यहाँ पर 10 ml। तो जब आप यहाँ पर विलेन तैयार करेंगे तो 10 ml ये और 5 ml ये आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर टोटल मात्रा कितनी आएगी 15 ml। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 ml ये द्रव था, 10 ml ये था, मिलाने पर कितना बन गया 15 ml, यानी कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों को मिलाने पर जो है यहाँ पर इसका आयतन कितना आया 15, ना ही 15 से कम आया और ना ही 15 से ज़्यादा आया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आयतन परिवर्तन होता है वो भी शून्य होता है। तो आदर्श विलयन में आप लोग याद रखिएगा कि जब दो द्रवों को मिलाकर यहाँ पर विलयन बनाया जाएगा तो विलयन बनाने पर जो है उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर चौथा लक्षण आप बता सकते हैं डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट आया है डेल्टा एस, इसका मतलब होता है एंट्रोपी से, याद रखिएगा एंट्रोपी, जिसे आप बोल सकते हैं अनियमितता या फिर अव्यवस्था। तो यहाँ पर जो है जो आदर्श विलयन होता है इसमें जो एंट्रोपी होती है इसका मान 0 से अधिक होता है। 0 से अधिक होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अव्यवस्था जो है अधिक होती है। अब अव्यवस्था से तात्पर्य ये है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपके पास एक द्रव ए है, तो इस द्रव ए में जो है यहाँ पर द्रव ए के अणु जो है वो उपस्थित रहेंगे इस प्रकार से, यानी कि ये सभी जो है यहाँ पर समान रूप से व्यवस्थित हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए ये आपको द्रव बी दिया गया है और द्रव बी में जो है इसके अणु यहाँ पर जो है उपस्थित रहेंगे, यानी कि द्रव बी के अणु। जब आप यहाँ पर विलयन बनाएंगे तो विलयन बनाने पर इसमें यहाँ पर जो है द्रव बी और इसके अलावा जो है यहाँ पर द्रव ए, इन दोनों के अणु जो है इसमें मिक्स हो जाएंगे, यानी कि आपस में मिल जाएंगे। तो इसमें पहले ध्यान दीजिए केवल द्रव ए के अणु थे, यहाँ पर केवल द्रव बी के अणु थे। अब इसमें जो है यहाँ पर ए और बी दोनों के अणु आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पहले ए के अणु जितने थे वो व्यवस्थित थे, यहाँ पर बी के सभी अणु व्यवस्थित थे। जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो यहाँ पर ये अव्यवस्था हो जाएगी, यानी कि इनकी जो व्यवस्था थी वो यहाँ पर बिगड़ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस का मान जो है ये बढ़ जाएगा। ये आप लोग याद रखेगा, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब ये है यहाँ पर कि अव्यवस्था जो है वो बढ़ जाएगी। अगर ये कहा जाए कि एंट्रोपी बहुत कम है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें सभी अणु जो है व्यवस्थित हैं, इसका मतलब यहाँ पर एंट्रोपी जो होगी वो कम होगी, यानी कि ये सभी व्यवस्थित हैं। यहाँ पर भी एंट्रोपी जो होगी वो कम होगी क्योंकि ये भी सभी व्यवस्थित रहेंगे। जब इन दोनों को आपस में मिला देंगे तो यहाँ पर अव्यवस्था बढ़ जाएगी, यानी कि फिर आप द्रव ए और द्रव बी के अणुओं को जो है यहाँ पर सही से खोज नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ जाएगी, यानी कि अव्यवस्था जो है यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो है डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 लिखा गया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे द्रव ए दिया गया है तो यहाँ पर द्रव ए के जितने अणु होंगे इन अणुओं के बीच जो है आकर्षण बल कार्य करेगा, यानी कि द्रव ए में जो है द्रव ए के अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आकर्षण इस प्रकार से होगा। इसके अलावा जो द्रव बी है इसके अणुओं के बीच भी आकर्षण होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी के अणुओं के बीच जो है क्या होगा आकर्षण होगा इस प्रकार से। और जब इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर विलयन बना दिया जाएगा तो यहाँ पर फिर ए और बी इन दोनों द्रवों के अणुओं के बीच जो है आकर्षण होने लगेगा। तो यहाँ पर इन तीनों के मान बराबर होंगे, यानी कि यहाँ पर द्रव ए के अणुओं के बीच जो आकर्षण था वो द्रव बी के अणुओं के बीच जो आकर्षण था, और इसके अलावा ए और बी के बीच जो आकर्षण होगा इन तीनों के मान जो है यहाँ पर आपस में बराबर होंगे। तो ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेगा कि जो आदर्श विलयन होता है इसमें दोनों द्रवों की संरचना जो होती है वो लगभग समान होती है, यानी कि ये पॉइंट आप लोग याद रखेगा। इसमें ए और बी दोनों द्रवों की जो है संरचना लगभग समान होगी। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें भी C2H5, यहाँ पर भी क्या प्रयोग किया गया C2H5, केवल यहाँ पर ब्रोमाइड और यहाँ पर आयोडाइड का प्रयोग हुआ, तो दोनों की संरचना जो है लगभग समान होगी। इसके अलावा ए और बी के अणुओं के आकार भी लगभग समान होंगे, यानी कि द्रव ए और द्रव बी के जो अणु हैं उनके आकार भी लगभग आदर्श विलयन में समान होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अनादर्श विलयन। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं अनादर्श विलयन। तो वही यहाँ पर लिखा गया कि वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं
अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप इसके लक्षण बता सकते हैं, जैसे कि आपको इसमें बताया गया कि ये जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो राउल्ट के नियम में आपको बताया गया था कि पी ए जो द्रव ए का वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब, वो बराबर होता है पी ए नॉट, इसके अलावा द्रव ए के मोल प्रभाज के। तो यहाँ पर ये जो है बराबर नहीं होंगे क्योंकि राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं इसमें कि जो पी बी होगा इज नॉट इक्वल पी बी नॉट, और यहाँ पर द्रव बी का मोल प्रभाज। और इसके अलावा आपको बताया गया पी एस जो कुल यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब होता है, वो यहाँ पर द्रव ए के आंशिक वाष्प दाब और इसके अलावा प्लस द्रव बी के आंशिक वाष्प दाब, इन दोनों के योग के बराबर नहीं होगा। यानी कि ये जो है यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो ये जो है यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो इसमें दो स्थितियाँ हो सकती हैं। अब एक स्थिति ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया कि जो पी ए है इसका मान जो इसके बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो या तो इसका मान अधिक हो सकता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप बता सकते हैं कि पी ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पर आप लिखेंगे पी ए नॉट इस प्रकार से, और यहाँ पर हो जाएगा काई ए इतना, यानी कि इसका मान जो है इससे अधिक हो सकता है। इसी प्रकार जो पी बी है इसका भी मान इससे अधिक हो सकता था, यानी कि आप लिख सकते हैं पी बी इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हो जाएगा पी बी नॉट, यहाँ पर हो जाएगा काई बी। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इन दोनों के मान अधिक होंगे यानी कि द्रव ए का आंशिक वाष्प दाब अधिक होगा और द्रव बी का भी आंशिक वाष्प दाब अधिक होगा, तो जो कुल आंशिक वाष्प दाब होगा वो भी जो है इन दोनों के योग से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं फिर पी एस इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ये स्थिति हो सकती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक स्थिति और भी हो सकती है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर इसका मान कम हो जाए, यानी कि आप लिख सकते हैं पी ए इज लेस देन इस प्रकार से, और आगे आप बता सकते हैं पी ए नॉट और यहाँ पर हो जाएगा काई ए, इस प्रकार से हो सकता है। इसी प्रकार पी बी यानी कि द्रव बी का आंशिक वाष्प दाब भी जो है कम हो जाए, पी बी इज लेस देन, यहाँ पर हो सकता है पी बी नॉट, यहाँ पर हो जाएगा काई बी। इसके अलावा इसी प्रकार यहाँ पर भी ध्यान दीजिए पी एस इज लेस देन, यहाँ पर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो अगर ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहा है यानी कि आपस में बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो या तो यहाँ पर जो आंशिक वाष्प दाब होगा ये अधिक होगा इस प्रकार से, या फिर कम होगा। तो जब यहाँ पर आंशिक वाष्प दाब जो है इन दोनों के गुणनफल से अधिक होंगे तो इसे बोला जाता है यहाँ पर राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। याद रखिएगा, इससे यहाँ पर बोला जाएगा, इससे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन बोलते हैं, धनात्मक विचलन। और ये यहाँ पर जो है इससे बोला जाता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, इससे बोला जाएगा ऋणात्मक विचलन। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि जो अनादर्श विलयन होता है ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा लक्षण आप लोग याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है डेल्टा एच जो होता है इज नॉट इक्वल ज़ीरो, यानी कि जो ऊष्मा होती है उसका मान यहाँ पर जो है वो शून्य नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, यानी कि जब दो द्रवों को आपस में मिलाया जाएगा तो यहाँ पर जो है या तो उसमें ऊष्मा निकलेगी या फिर उसमें ऊष्मा अवशोषित होगी। यहाँ पर जो है एंथैल्पी परिवर्तन जो है कभी भी शून्य नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप बता सकते हैं कि डेल्टा वी इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, यानी कि अगर आपके पास दो द्रव हैं, यानी कि एक आपके पास ए है और एक बी है, एक का मान अगर 5 ml है और दूसरे का मान 7 ml है, तो यहाँ पर जो विलयन आप तैयार करेंगे
उसका मान जो है यहाँ पर 7 तो 5 कितना होना चाहिए 12। तो या तो यहाँ पर इसका मान जो है इससे अधिक होगा या फिर इससे कम होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जब दो द्रवों को आपस में हम लोग मिलाएंगे तो उसका आयतन जो है या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, यानी कि आयतन परिवर्तन यहाँ पर जो है शून्य नहीं होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, उसमें आयतन परिवर्तन जो होता था शून्य होता था, लेकिन यहाँ पर जो है आयतन परिवर्तन कभी भी शून्य नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया था आदर्श विलयन में कि जो द्रव ए होगा इसके अणुओं के बीच का जो आकर्षण होता है, आकर्षण, ये बराबर होता था द्रव बी के अणुओं के बीच, लेकिन यहाँ पर जो है बराबर नहीं होगा। आप बता सकते हैं कि बी और बी में जो आकर्षण होगा, और इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जब दोनों को मिलाकर आप विलयन तैयार कर लेंगे तो ए और बी के बीच का जो आकर्षण होगा वो भी यहाँ पर जो है इन दोनों के बराबर नहीं होगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो इस प्रकार जो है आप आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बता सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।